और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से, जहां जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बता दें आपको कि जनता दरबार लगाया था सीएम योगी ने और इसमें उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 500 लोगों की सीएम ने समस्याएं सुनी हैं। जनता की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है, आश्वासन दिया है लोगों को। वहीं वृद्ध दिव्यांग से मिलकर सीएम ने उनका हालचाल भी जाना है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम लोग सीधे गोरखपुर से, जहां सीएम योगी ने जनता के समस्याओं से वो सीधे रूबरू हुए। आपको बता दें कि उनका गृह क्षेत्र है, 5 बार वहां से वो सांसद रहे हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो जनता दरबार पहुंचे और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों को सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से सीएम योगी ने आज जनता की समस्याओं को सुना है और क्या आदेश दिए हैं। जी अवनीश बताएं। सर, जैसे हमेशा की बात, आज वो सुबह जैसे उठे हैं तो पहले गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, गायों को गुड़ खिलाया, साथ ही उनका सबसे प्यारा एक कुत्ता है कलुआ, जिसके साथ घंटों खेला उन्होंने जी। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ मौजूद 500 से ऊपर जो जनता दरबार में लोग आए थे उनकी समस्याओं को सुना, अधिकारियों को सख्त हिदायत दी भी इनकी समस्याओं का जल्द से निदान किया जाए। जैसे वो मंदिर के बाहर निकले, मंदिर परिसर के बाहर एक दिव्यांग भी मिला, रोते भी लगते, विशेष करके उसकी समस्याओं पे सीएम योगी ने ध्यान दिया तो और अधिकारियों को बुला करके तत्काल उसके मामले का जो है निस्तारण भी कराया। तो ये जनता दरबार कितने लंबे समय के बाद सीएम योगी आज खुद अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे थे और जनता दरबार, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ रहा करते थे तो लोग डायरेक्ट आकर उनसे कभी भी मिल सकते थे, लेकिन ये अब लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जी, जैसे पहले तो हर रोज लोगों की समस्याओं का निदान होता था, लेकिन अब जो है महीने में एक बार जो है लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए जनता दरबार यहाँ लगाया जा रहा है सीएम योगी द्वारा। वैसे जो उनके कर्मचारी हैं वो आए दिन जनता दरबार लगाते हैं जी। और लेकिन लोगों का मानना यह है कि जैसे जो मुख्यमंत्री के रहने से कार्य हो जाते थे वो इनके कारिंदों के जरिए नहीं हो पाते हैं। मतलब जितना लोग मुख्यमंत्री से खुश रहते हैं उतना कारिंदों से नहीं रह रहे हैं। अच्छा जी जी। और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के लिए उनके 4 साल पूरे होने के बाद 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया लखनऊ में। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा है उत्तर प्रदेश। 4 साल पूरे होने पर यूपी सरकार के लगातार जश्न मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। वहीं योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है, ऐसा कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम ने कोरोना की वैक्सीन बनवाकर आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। वहीं दुनिया ने माना है यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन का लोहा। यह भी कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तकनीकी रूप से भी प्रयोग से परीक्षा में नकल पर लगाई रोक, ऐसा कहा उन्होंने कि जो अभी तक परीक्षाओं में नकल होती थी उस पर भी रोक लगाया गया है। तकनीक का सहारा लेकर भाजपा विकासवाद की बात करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश को राह दिखा रहा है।
लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी साइकिल यात्रा पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं को बधाई, यात्रा का आगाज रामपुर से हुआ। आपको बता दें कि रामपुर आजम खान का गृह क्षेत्र रहा है और उन्होंने कहा है कि वहां से साइकिल यात्रा का शुरुआत होना अच्छी बात है, इसके लिए बधाई दी उन्होंने। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया। सपा सरकार के कार्यों को अपना बताकर बीजेपी वाहवाही लूटने का काम करती है। लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। सपा सरकार के कार्यों का वो श्रेय ले रही बीजेपी सरकार, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, सीधे सीधे आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के 10,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए और ये राजनीतिक द्वेष के कारण ही किए गए। वहीं एंटी नेशनल लोग किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। किसान आंदोलन पर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि एंटी नेशनल लोग किसानों की आवाजों को दबाना चाहते हैं। ये सरकार किसी नंबर के लायक नहीं है। अखिलेश यादव के ये बड़े बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया है, ये भी बड़ा स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। पंचायत चुनाव से सरकार भाग रही है। आपको बता दें कि समाजवादी साइकिल यात्रा पर अखिलेश यादव ने बोलते हुए बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को एक तरफ बधाई दी, दूसरी तरफ रामपुर का जिक्र किया। वहीं यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर लगातार हमला भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार 4 सालों में कुछ नहीं कर पाई है। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां यूपी का पंचायत चुनाव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण रोटेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आपको बता दें कि यूपी का पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आरक्षण के मसले पर विवाद छिड़ा हुआ। 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण रोटेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीतापुर के दिलीप कुमार और लाल सिंह यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है, जिसमें फैसले को चुनौती गई है। वहीं 1995 को आधार वर्ष मानकर सीटें आरक्षित करने की फिर से मांग की गई है। आपको बता दें कि 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया गया है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने 4 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देश की पहले योगी सरकार के 4 साल में किसान बेरोजगार, आम आदमी बेहाल बताया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता को जरूरी सुविधाओं को दिलाने में नाकामी के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार से ये सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात कह रही थी, लेकिन 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। आज आपके सामने हम जो कल उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 साल पूरे होने पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो उत्सव मनाया है, उनकी नाकामियों को जनता तक पहुंचा आज आपके सामने। वहीं मिर्जापुर में वाराणसी जाते राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान आंदोलन, योगी सरकार और सपा से गठबंधन का
के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि योगी सरकार 4 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है, किताबें और गाने लॉन्च किए जा रहे हैं, मगर इस बारे में योगी के साथ हूं क्योंकि लोग जश्न मना रहे हैं कि 1 साल ही बचा है। वहीं जयंत चौधरी ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि जो कानून बनाया गया और ये कानून जिसके लिए लागू किया गया है उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है। सपा से गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि सपा से रिश्ते बहुत पुराने हैं। अभी कल ही मैं और अखिलेश यादव मथुरा में साथ थे, पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अभी भी सीटों पर बात नहीं हुई है, मुद्दों पर हम साथ हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के पंचायत चुनाव करवाने की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय बीजेपी का विधायक हो या कोई गांव में घुस, तो आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई गांव में घुसने को तैयार नहीं है, बीजेपी का विधायक हो या कोई नेता, वो गांव में नहीं जाना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हैं? अब आप सोचिए 114 दिन हो चुके हैं, वे तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे ही रहे हैं। धर्म के विषयों में भी बड़ा कोई धार्मिक आदमी भी होगा, व्यक्ति होगा, उसे आप कहो 114 दिन की तुम्हें तपस्या करनी है, कितने लोग निभा पाएंगे? तो 114 दिन से उनकी तो तपस्या जारी है। अब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि 100 दिन और अगर सही तो 100 दिन यहीं बैठेंगे। जो सीमाओं पे हैं, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, वहाँ पे आप जाके उनका जो मिजाज है, जो माहौल है, वो वापस नहीं लौटने वाले। सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के इटावा में कई सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें 69 करोड़ 86 लाख की 36 परियोजनाएं शामिल भी हैं। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के 4 सालों में जितना काम हुआ है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हो रहा है। चाहे विषय कानून व्यवस्था का हो, सड़कों का हो, बिजली का हो, किसानों का हो, गोवंश का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, रोजगार का हो, विज्ञान का हो, औद्योगिक प्रगति का हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चाहे विषय कानून व्यवस्था का हो, सड़कों का हो, बिजली का हो, किसानों का हो, गोवंश का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, रोजगार का हो, विज्ञान का हो, औद्योगिक प्रगति का हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आरबीआई ऑफिस में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरबीआई ऑफिस में आई करेंसी में 59,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। आरबीआई के सहायक प्रबंधक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरबीआई ऑफिस में आई करेंसी में 59,000 नकली नोट मिले हैं। ये बड़ा मामला है। लखनऊ से आरबीआई के सहायक प्रबंधक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसको लेकर के आरबीआई के ऑफिस में नकली नोट मिले हैं। महानगर थाने में दर्ज किया गया है ये मुकदमा। आपको बता दें कि आरबीआई के ऑफिस में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां रीता बहुगुणा जोशी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई है। अन्य अभियुक्तों के भी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को कोर्ट अभियुक्तों पर तय करेगी ये आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट अभियुक्तों पर आरोप तय करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान हमले का मामला यह है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया था विधानसभा का घेराव। ये 17 अगस्त 2015 का मामला है, जब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की सदस्य हुआ करती थी और अब वो बीजेपी के सदस्य हैं। लेकिन उन पर चल रहे केस और आरोप में उनकी डिस्चार्ज अर्जी को अभी खारिज कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट अभियुक्तों पर आरोप तय करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान हमले का मामला है और ये आरोप लगे हैं रीता बहुगुणा जोशी और उनके साथ उस समय मौजूद कई कार्यकर्ताओं पर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया था।
लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां हाथरस कांड में वकील और गवाहों को धमकाने के मामले में एचसी ने हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने जिला जज और सीआरपीएफ को जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद 7 अप्रैल को हाईकोर्ट आदेश दे सकती है। यह बड़ा फैसला है, सख्ती के साथ पेश आ रही है हाईकोर्ट। और 5 मार्च को पीड़िता के वकीलों को धमकी मिली थी। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के बाद 7 अप्रैल को एचसी हाईकोर्ट आदेश दे सकती है। 5 मार्च को पीड़िता के वकीलों को धमकी मिली थी। हाथरस केस में लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं और वो अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही लखनऊ हाथरस कांड में वकील और गवाहों को धमकाने का यह मामला है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है और सीआरपीएफ को जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां जनता का पैसा लेकर भागने वालों पर ईडी अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी अब कार्रवाई करने जा रही है। ठगी करने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर ईडी का शिकंजा। फ्रॉड कंपनियों निदेशकों की परिसंपत्तियां जब्त होंगी। ईडी के रडार पर 4 कंपनियां आई हुई हैं। परिसंपत्तियां जब्त करने की तैयारी में ईडी जुट गई है। आपको बता दें कि फ्रॉड कंपनियों निदेशकों की परिसंपत्तियां अब जब्त होंगी। ईडी अब ऐसे लोगों को पर कार्रवाई के मूड में है जो लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। ईडी के रडार पर 4 कंपनियां हैं। हाथरस से बड़ी खबर है, जहां हाथरस मथुरा बरेली मार्ग पर प्राइवेट बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। प्राइवेट बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की, कितनी भयावह है ये तस्वीरें। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे का शिकार हुई बस जयपुर से बरेली जा रही थी। सिकंदरा राव कोतवाली इलाके के गांव खेमगढ़ी के पास की यह घटना बताई जा रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से, कितनी भयावह तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, ये एक राहत की खबर है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ ने हासिल की एक और उपलब्धि। डीसीपी यातायात डॉक्टर ख्याति गर्ग का 2020 के लिए हुआ चयन। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने डॉक्टर ख्याति गर्ग को शुभकामनाएं दी। इसके लिए फिक्की हर साल पुलिसिंग में बेहतर कार्य के लिए सम्मान देती है और फिक्की के 2020 के लिस्ट में डॉक्टर ख्याति गर्ग का नाम शुमार हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड दिया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम लखनऊ से। फिक्की हर साल पुलिसिंग में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मान देती है। राष्ट्रीय स्तर पर फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड मिला है डॉक्टर ख्याति गर्ग को। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ ने हासिल की है और उपलब्धि। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। डीसीपी यातायात डॉक्टर ख्याति गर्ग का फिक्की 2020 के लिए चयन हुआ है। उनको सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते आगे, वाराणसी से बड़ी खबर है। सारनाथ थाना क्षेत्र के लेडपुर में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया है। बड़ी खबर आपको बनारस से बता रहे हैं। आग लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम, स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां अमौसी एयरपोर्ट से 3 नेपाली महिलाएं अरेस्ट की गई हैं। फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ में उनको गिरफ्तार किया गया। फर्जी पासपोर्ट और वीजा का यह मामला है। लखनऊ से दुबई जाने की फिराक में थी ये तीनों महिलाएं। इमिग्रेशन अफसरों ने एयरपोर्ट पर नेपाली महिलाओं को पकड़ा है और ये सरोजनी नगर पुलिस
इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें 3 नेपाली महिलाओं को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ये तीनों महिलाएं दुबई जाने के फिराक में थीं और इनके पास से फर्जी पासपोर्ट और फर्जी वीजा मिला है। इमिग्रेशन अफसरों ने एयरपोर्ट पर नेपाली महिलाओं को पकड़ा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ों को लेकर के गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके चलते पूरे गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान गौतम बुद्ध नगर में सभी थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज अपने पूरे पुलिस बल के साथ लगातार बिना मास्क लगाए हुए लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही लोगों से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि जब भी लोग घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। के गौतम बुद्ध नगर में लगातार मरीज मिलने के बाद में नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने जो अहम फैसला लेते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू करी है, जिसको लेकर गौतम बुद्ध नगर का पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी हम आपको बता दें, हम इसमें ग्रेटर नोएडा के कासने में खड़े हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इंचार्ज विवेक त्रिवेदी जी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कि ऐसा ना हो, लोगों के दिलों में एक खौफ भी नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार के तरीके फिर लॉकडाउन लग गए। जो गरीब जनता थी पिछली बार बहुत भूखी मर गई, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बिल्कुल साफ तरीके से तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इंचार्ज विवेक त्रिवेदी जी पूरी पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क की हिदायत देते हुए लगातार गाड़ी को रोक के बता रहे हैं कि जो कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर मास्क लगाइए और गाड़ी में बैठने में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आना चाहिए, जिसको लेकर विवेक त्रिवेदी जी लगातार। राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाम बदलकर युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर कई महीनों से दुष्कर्म करता रहा। वहीं बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी पीड़ित युवती को मिली तो उसने थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में ये लव जिहाद का मामला देखने को मिला है, जहां आरोपी युवक नाम बदलकर युवती के साथ रह रहा था और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म भी करता रहा। और वहीं अब युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थाना कासना अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का। SC/ST की भी धारा लगी थी, जिसकी विवेचना ACP 3rd ग्रेटर नोएडा द्वारा की जा रही है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो अभियुक्त था वो फहजान मलिक और सोनू, जिसने अपना नाम सोनू भी बताया था, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मामूली मामले में समझौता कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दरअसल जिले के दौरे पर आई महिला आयोग की सदस्य के सामने केजरी गांव निवासी एक महिला ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा था। इस मामले में दरोगा गजेंद्र पाल आर्ची समर के साथ पूरे मौके की जांच पड़ताल करने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान पीड़िता के पति रफीक ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में चौकी प्रभारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। चौकी थाना रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर कि उसके परिजनों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, चौकी इंचार्ज और एक सिपाही जांच में गए थे। वहां जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में महिला के जो परिजन थे, ससुराल वाले थे, उनसे जो है कहासुनी हुई
और महिला के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उन। खबर झांसी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिपरी थाना पुलिस ने ग्राम पाडरी में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मौके से 1000 लीटर अवैध शराब बरामद की। क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सीपरी के ग्राम पाडरी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि थाना सीपरी बाजार में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध शराब हेतु दबिश दी गई थी ग्राम पाडरी में, जहां पर 1000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है और एक भट्ठी भी नष्ट की गई है। थाना आजा पे थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी इसमें दोषी हैं शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं अलीगढ़ में लगातार मोबाइल को दुकानों में हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अचल ताल क्षेत्र स्थित मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 52 नए मोबाइल फ़ोन और 14 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही 145 मोबाइल फ़ोन कवर, 78 मोबाइल फ़ोन टेम्पर्ड ग्लास, तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गांधी पार्क थाना पुलिस ने शाह कमाल रोड पानी की टंकी से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में ये मोबाइल चोर गैंग काफ़ी लंबे वक्त से सक्रिय था और पुलिस को इनको काफ़ी लंबे समय से तलाश थी और अब जाकर के पुलिस के हाथ सफलता लगी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 ब्लूटूथ स्पीकर और एक ग्राइंडर जिसका ये शटर काटने के लिए इस्तेमाल किया करता था, एक स्मार्ट वॉच, कुल मिलाकर भारी मात्रा में इनके पास से चोरी के माल की रिकवरी हुई है। अभी जो बाकी माल है उसके संबंध में जानकारी तस्दीक की जा रही है कि ये माल उनके द्वारा कहाँ से चोरी किया गया। रिकवरी के संबंध में एक मुकदमा थाना गांधी पार्क में भी पंजीकृत कराया गया है। इनको भारी मात्रा में रिकवरी करने के लिए और इस चोरी का खुलासा करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।